फंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जैसे 80C में 1.5 लाख रुपया बचत कर सकते हैं, टैक्स छूट मिल जाता है। एनपीएस में लाखों लोग 50,000 रुपये पर ईयर जमा करते हैं। हाउस लोन में 2 लाख तक बचाते हैं टैक्स। और मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स का लिया, अपने लिया तो 25 से 50,000 तक कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़ के बाकी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। खोपड़ी का ब्लूटूथ इतना ज़्यादा ऑन किया हूँ कि सिर्फ ये किया हूँ, बाकी कुछ नहीं किया हूँ। तो वो देखते हैं कि हमने किया है। आप क्या करेंगे वो आप पे निर्भर है। जितना खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा फिर आप डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। हम जो कहें वो तो बिल्कुल मत कीजिए, पहले खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होने दीजिए, अपने अनुभव से कीजिए, हमारे कहने पे बिल्कुल नहीं करना है। तो हमने क्या किया है वो बता देते हैं, और क्यों किया है, ऐसा डिसीजन लिया मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे StarSIP.in के पेज पे जाते हैं, ऑल एमसी में सेलेक्ट किया है ऑल। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, टैक्स के दायरे में जो म्यूचुअल फंड आता है उसको बोलते हैं ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। पिछले 15 साल से 1 लाख रुपए वन टाइम जमा किया तो टॉप का जो फंड है इन्वेस्को, DSP, फ्रैंकलिन, ICC, निपॉन, HDFC, SBI का भी नाम होगा यहाँ पे SBI। तो वन टाइम 1 लाख रुपया जमा किया तो उसका वैल्यू कितना है यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। 8,39,000, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 6 लाख, ये 13% का एवरेज रिटर्न इसने दिया है। SBI तक चलते हैं, कोटक भी देखते हैं तो 12 से 13% के रिटर्न दिया है। और नीचे सबसे लास्ट में देखते हैं तो 9.5% रिटर्न दिया है। फंड का नाम है JM टैक्स। 84 करोड़ जो है AUM है। इसीलिए मैं बोलता हूँ छोटे AUM में जाना ही नहीं है। ऊपर का AUM देखेंगे तो AUM काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, 2100 करोड़, 11,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो ये वन टाइम का रिकॉर्ड है कि एवरेज आपको 12-13 से 15% का रिटर्न मिला है, जो बैंक से थोड़ा ज़्यादा है। अब SIP का अगर बात करते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ SIP किया पिछले 15 साल में, तो इसने पैसा बनाया है कितना। फंड का नाम पहले देख लेते हैं, इसको हम मोबाइल वर्जन में भी देख सकते हैं। मोबाइल वर्जन में अगर देखेंगे, वो डेस्कटॉप वर्जन था, ये मोबाइल वर्जन है। क्वांट टैक्स 79 लाख बनाया है, जमा 18 लाख है। DSP टैक्स सेवर 18 लाख का 66 लाख बनाया है। इन्वेक्सको ने 60 लाख बनाया है, जमा उतना 18 लाख ही है। ICC पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी 10,000 रुपये पर मंथ टैक्स बचाने के लिए जमा हुआ 60 लाख हुआ है। अगर SBI का बात करें तो SBI ने 57 बनाया है, 14.37 का रिटर्न दिया है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं, अंदर घुसते हैं। ये है mutualfundtools.com। इन्वेस्टर लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग जैसे हैं, ARN होल्डर है, वही कर सकते हैं। पेड है, साल का 6,000 लगता है, तो हमने पेड लिया है इन्वेस्टर को समझाने के लिए। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कि ELSS वर्सेस PPF वर्सेस निफ्टी। किसी ने निफ्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, किसी ने टैक्स बचाने के लिए प्रोविडेंट फंड में किया, और या ELSS में किया। निफ्टी में तो टैक्स नहीं बचता है, लेकिन PPF में टैक्स बचता है। 1.5 लाख रुपये हम वहीं झोंक दिए, नहीं किए म्यूचुअल फंड। तो क्या हुआ यहाँ देखते हैं। सन 2000 से लेके 1-1 लाख रुपया सालाना किसी ने जमा करना शुरू किया, हर साल जमा किया। तब PPM का रिटर्न कभी जमाने में 2000 में 11% हुआ करता था, फिर 2001 में 9% हुआ, फिर 9%, 8%, इस तरह से धीरे धीरे फिर बढ़ भी गया। 8.7, 8.7, 8.2, 7.9, आज 7.1 है 2023 में। तो ये जो बोलते हैं ना गारंटी है हमको PPF में। कौन सा गारंटी है? कभी 11% हुआ करता था और आज जो है 7.1 है। आने वाले 15 साल में क्या गारंटी है कि वो 5% नहीं होगा? तो गारंटी कहीं भी नहीं होता है। तो 1 लाख का वैल्यू PPF ने बनाया है 69 लाख, जबकि निफ्टी ने बनाया है 1,32 लाख, जबकि म्यूचुअल फंड ने, मचपच फंड ने बनाया है 2,96 लाख। 1-1 लाख रुपए चलता गया। और फंड का नाम है यहाँ पे HDFC टैक्स सेवर। यहाँ पे चेंज करके हम दूसरा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके एग्जैक्टली यहाँ पे रिटर्न दिखाया गया है कि निफ्टी ने कितना दिया, PPF ने कितना दिया और मचमच फंड ने कितना दिया। PPF में 69 बना है, निफ्टी में 1,32 लाख बना है, जबकि HDFC टैक्स सेवर ने 2,96 लाख बनाया है। ये तो हुआ वन टाइम का बात। अब हम SIP लेते हैं। सेम फंड HDFC टैक्स सेवर SIP लिया 10,000 रुपये पर मंथ 2000 से लेके अब तक 2023 तक। 96 में लॉन्च हुआ था। AUM इसके पास 10,930 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 1.76 है। ये एक्सपेंस आपको काट के ही दिखाया जाता है, जो भी खर्चा है काट करके ही रिटर्न दिया जाता है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जो है SIP के थ्रू 27,70,000 हुआ है
और स्कीम ने बनाया है 3,16,00,000। सिर्फ टैक्स वाला पैसा की बात कर रहा हूँ। जितने बिजनेसमैन हैं, जितने सैलरी बढ़ रहे हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सबको टैक्स बचाने के लिए पैसा जमा करते ही करते हैं। कोई ना नहीं बोल सकते हैं। 1.5 लाख रुपया, कभी 1,20,000 हुआ करता था, कभी 1 लाख होगा, वो 10-10 हज़ार तो नॉर्मली करते ही थे। अगर कुछ ना करके यहीं पे झोंकते होते तो 3,16,00,000 बनाया है। दूसरा स्कीम में होगा तो 1.5-2 करोड़ बन गया होता, इतना बनाया। अगर पीपीएफ में किया है तो 80 लाख बनाया। होता क्या है, जिंदगी भर पैसा जमा करते रहते हैं पीपीएफ में, और जब एक काम करते हैं ना, घर बनाते हैं, तो सारा का सारा पैसा खर्चा हो जाता है। या बेटी का शादी किया और ऐसे बोलेंगे, अरे बेटी का शादी किया, सारा का सारा पैसा खर्चा हो गया। जिंदगी भर 55 साल तक जमा करते रहे और सारा पैसा एक ही काम में खत्म हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो पैसा ग्रो ही नहीं हुआ। अगर वही पैसा यहां पे होता तो 1 करोड़ रुपया खर्चा होने के बाद भी 2 करोड़ बच जाता। इसको बोलते हैं बूंद बूंद से तालाब भरना। यहां पे भी बूंद बूंद से तालाब भर रहा है, पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी काट काट के कोई ले जा रहा है। यहां से पीपीएफ पैसा मार्केट में ही लगा है, लेकिन आपका पैसा वो संस्था ही ज्यादातर रख लिया। मार्केट में रिटर्न इनको भी 14-15% मिला होगा, 12-13 मिला होगा, लेकिन आपको ठप्पा मार के 7.1, 8.2, 9 ऐसे दिया। तो खेल थोड़ा सा खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करना है और देखना है। स्कीम ने 17.87% का रिटर्न दिया है, आपके पीपीएफ ने एवरेज 8.34% का रिटर्न दिया। एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिला है 2,36,00,000 और एक्स्ट्रा परसेंटेज जो मिला है 9.5 मिला है। ये तो टैक्स वाला आपको समझ में आ गया कि 1.5 लाख रुपया आप कहीं भी कर रहे होंगे एटीसी के लिए, तो आपको सब जगह से मुंह मोड़ करके यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है। अब बात करते हैं एनपीएस का। मैंने कभी नहीं जमा किया, मैंने कभी नहीं जमा किया। इसका रीजन है कि यहाँ पे पढ़ा कि ऑन मैच्योरिटी 5 लाख से ऊपर होता है, जो कि हो ही जाएगा। 60% पैसा ले सकते हैं, टैक्स फ्री होगा, और 40% पैसा आप ले नहीं सकते हैं, लिखा हुआ है। आपको उससे पेंशन एन्युटी मिलेगा कंपनी से, एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी जो भी होगा, वहां से आपको पेंशन फोर्सली मिलेगा। आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, 60% मिलेगा और 40% रखा जाएगा। इसमें एक चीज मुझे नहीं समझ में आया कि चलो पेंशन मिलेगा, 40% पैसा है, चलो 10-15 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगा, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो क्या वो जो पैसा पड़ा हुआ है 40% वो मिलेगा वापस? क्या हम जब ऊपर जाएंगे बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाएगा इस पैसे से? या ये पैसे का जिक्र ही नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कुछ जिक्र नहीं है। तो हम कान पकड़ के बोले तौबा, उठक बैठक करके बोला नहीं करेंगे। दूसरा कैलकुलेशन कहता है कि भाई 50,000 रुपये हम देंगे, जमा तो किए नहीं एनपीएस में, तो टैक्स आ जाएगा। 30% के कैटेगरी में अगर आते हैं तो 15,000 रुपये टैक्स कट जाएगा। 3×5 = 15,000 रुपये टैक्स कट जाएगा। बचा हाथ में कितना? मेरे पास 50,000 था, आपके पास भी 50,000 है, आपने 50,000 झोंक दिया एनपीएस में, बच गया टैक्स। हमने जमा नहीं किया तो बचा हमारे पास 35,000 की, 15,000 तो टैक्स काट के ले गया सरकार। तो उस 35,000 को ही 20 साल तक जमा करते रहे सालाना। हमने यहां पे लिया है एनुअल एसआईपी, 35,000 रुपया सालाना जमा किया 20 साल तक, और 13% का ही रिटर्न मिले तो जमा 7 लाख होगा, 32 लाख रुपए मेरे पास होगा। 32 का 32 हम निकाल सकते हैं, या 32 में से पेंशन ले सकते हैं। कितना? 10 लाख में 6,000, तो 6 या 18,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं उस समय 20 साल के बाद। और दूसरा व्यक्ति आप हैं कि 50,000 रुपये सालाना जमा किया, जमा करते गए 20 साल तक किया, 9% का एनपीएस रिटर्न दे तो 27 लाख रुपए बनता है। यहां कितना बना था? मच फंड में 13% तो नॉर्मली मिल ही जाता है लंबे समय में, तो 32 लाख रुपए बनता है। उसमें भी आप मिड कैप स्मॉल कैप में झोंकते जाएंगे तो 32-33 लाख रुपए बना। यहां पे बना 27,88,000 अगर 9% का रिटर्न मिले, और यदि 10% का रिटर्न मिले तो 31,50,000। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? एनपीएस में मोस्टली पोर्शन जो है डेट फंड में है, इक्विटी में पोर्शन कम है, 50-50 होगा, 75 भी होगा तो इतना ही रिटर्न मिलेगा, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इस तरह से करके मुझे एनपीएस समझ में नहीं आया। अब बात करते हैं अगला कॉलम का, हाउस लोन का बात करते हैं। 2 लाख। अगर मैं जिस घर में रहता हूं उस घर का कीमत है 60 लाख रुपया और मैं रेंट देता हूं 20,000। अगर मैं हाउस लोन लूंगा तो कम से कम मुझे 50 से 55 हज़ार रुपया रेंट देना पड़ेगा। आज भी रेंट पे ही हूं,
अब प्रोसेस चल रहा है कि घर खरीदूंगा, तो शुरू में ही हाउस लोन ले लेंगे ये छोटा सा पैसा बचाने के लिए, तो इतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा ईएमआई के रूप में कि उस पैसे को अगर रिमेन इन्वेस्टेड रहें तो कहीं ज़्यादा पैसा हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपने देखा ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। अगर आप 60 लाख का लोन लेते हैं और 50,000 ईएमआई पड़ता है, तो 50,000 का एसआईपी अगर करते रहें, 50,000 में से 20,000 रुपया आप हटा दीजिए या 25,000 हटा दीजिए कि रेंट पे भी तो रहना है, बचा 25,000, चलो 25,000 भी हटा देते हैं, 20,000 मान लेते हैं। वो 20,000 रुपया का एसआईपी चलते रहे आने वाले 20 साल तक और 13% का रिटर्न हो, तो पैसा 2,29,00,000 बचता है। रेंट पे रहना है एज पर चॉइस, जहाँ जॉब हो वहाँ घर ले लेना है बढ़िया सा, और लास्ट में 2,29,00,000 बच भी जाता है, जो कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, इतना पैसा बच गया। अब कहीं भी घर ले लेंगे, तो वो 2-2 लाख रुपए बचाने का चक्कर, इस पे तो मैं काफ़ी प्लेलिस्ट में वीडियो है कि प्लॉट और फ्लैट वर्सेस म्यूचुअल फंड, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो क्लियरिटी आ जाएगा कि शुरू में ये नहीं लेना है। जब कम से कम पहला 1 करोड़ रुपया हो जाए तभी आपको घर लेना है, नहीं तो उसके पहले नहीं लेना है। चाहे हाउस लोन फ्री में दे दे, कैसे भी दे दे, कोई भी इंटरेस्ट से दे दे, नहीं लेना है। बैंक वाला बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, उनको भी मैं जानता हूं कि वो सही स्थिति में नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट वाले को भी लोन नहीं लेना चाहिए जब तक पहला आपको 1 करोड़ ना हो जाए। फ्रस्ट्रेट होकर बैंकर लोग काम करते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट, 6 बजे 7 बजे तक काम करना पड़ता है फोर्सली, और रोज़ गाली देते हैं कि ये जॉब नहीं करना है। अगर सच में वो लोन नहीं होता तो वो नौकरी नहीं करते, घर आ जाते, या 50 लाख रुपया उनके पास सरप्लस होता तो घर आ जाते। वो ट्रैपिंग है।